नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पॉइंटर से आप लोगों को प्रश्न हल करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। ठीक है, प्रश्न है कि राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है। यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य में विषय बताता है वो क्या कहलाता है? वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो वाक्य के विषय में बताता है उसे विधेय कहते हैं। अगला वाक्य है, प्रश्न है कि वह नदी में तैरने लगा। तो वाक्य का कौन सा प्रकार है? वह नदी में तैरने लगा। तो ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य क्या है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ दो वाक्य को जोड़ रहा है कि, ठीक है, अध्यापक देखते हैं, क्या देखते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो यह मिश्र वाक्य हो गया। इच्छा वाचक वाक्य का उदाहरण बताना है। तो इच्छा वाचक वाक्य का उदाहरण है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसी हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ इच्छा प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। वाक्य है, तो वाक्य क्या है? विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह को जो है हम वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर न दी। यह वाक्य कैसा है? तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर न दी। तो यह संकेतार्थक वाक्य है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। देखिए, एक जगह वाक्य पूछ दिया और एक जगह उसका परिभाषा दे करके पूछ दिया कि ये क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप सभी लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी। ये वाक्य कैसा है? तो यह भी वाक्य जो है संयुक्त वाक्य, सॉरी, मिश्र वाक्य है। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, मिश्र वाक्य है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य कैसा है? तो यहाँ पे संकेत कर रहा है कि पानी न बरसता तो धान क्या होता? सूख जाता। तो यहाँ पे संकेतवाचक है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। कृपया जाएं, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य जो है आज्ञावाचक है, क्योंकि वो आज्ञा दे रहा है, कृपया जाएं, जाने के लिए बोल रहा है। मैं सुबह घूमने जाता हूँ। तो मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधानार्थक वाक्य है। राम ने कहा गाड़ी पलट गई। यह कैसा वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। इस वाक्य में अज्ञार्थक यानी विध्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि श्री सोहन लाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। वाक्य में रेखांकित, कहाँ रेखांकित है? तो वरिष्ठ, यहाँ पे रेखांकित किया गया है और पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य बनाना है। तो श्री सोहन लाल वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो इसका बनेगा विपरीत कि श्री सोहन लाल कनिष्ठ का विपरीत, और सॉरी, वरिष्ठ का विपरीत कनिष्ठ हो जाएगा। तो कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का,
तो उस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उस चिन्ह को लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? कहाँ लगता है? तो जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर, तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो यही लाघव चिन्ह है। प्रोफेसर लिखे तो प्रो लिख करके बस ऐसे कर देते हैं, तो ये जो है लाघव चिन्ह है या संक्षेप सूचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। तो देखिए, छे तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो ये चिन्ह छे तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ पे ये कौन सा चिन्ह है? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था। प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो इसका देखिए उत्तर क्या है कि विद्यार्थी को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें खाना पसंद करता है। अगला प्रश्न है कि साकेत एक महाकाव्य है। में इन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिए, साकेत एक महाकाव्य है, इसमें दो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और उसका नाम क्या है? तो एक जो विराम चिन्ह, ये जो खड़ी पाई है, जिसको हिंदी में हम लोग खड़ी पाई कहते हैं या पूर्ण विराम कहते हैं, तो एक तो पूर्ण विराम हो गया और दूसरा जो इस प्रकार से है ये वाली, तो इसको क्या कहेंगे? इसको उद्धरण चिन्ह कहेंगे। तो इस प्रश्न में यही बताना है कि जो ये दो जो है विराम चिन्ह है, इन दोनों का क्या नाम है? तो एक का नाम है पूर्ण विराम और दूसरे का नाम है उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है कि समय एवं स्थान के वचत के आधार पर अब यह चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। देखिए, समय एवं स्थान के वचत के आधार पर कह रहा है कि अब ये कौन सा चिन्ह है कि जो अब पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो वो है ये, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। आगे है अर्ध विराम का चिन्ह। तो अर्ध विराम का ये चिन्ह है ऐसे, ये अर्ध विराम हो गया। अगला प्रश्न है कि वाक्य में एक ही प्रकार के पद या उपबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? अल्प विराम है। अल्प विराम ऐसे होता है, ठीक है, अल्प विराम अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे होता है अल्प विराम। चिन्ह का उच्चारण होता है। तो ये जो अंग की मात्रा है, ये जो लगता है अंग, उसी का वो पूछ रहा है कि इसका उच्चारण कैसे होता है? तो वो नाक से होता है। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है। तो देखिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कमा, ठीक है, अर्ध विराम हो गया। अर्ध विराम नहीं है, ये अल्प विराम है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा अल्प विराम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये उद्धरण चिन्ह है, डबल, जो डबल लगा है इसको हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन्ह जो है किस भाषा से लिए गए हैं? तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। विराम चिन्ह की उपयोगिता है तो भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए। अगला प्रश्न है पूर्ण विराम का अर्थ है तो पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का क्या अर्थ है? एकदम पूरी तरह रुकना। शुद्ध वाक्य है मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम क लिख दिए तो इसमें व्यंजन मिला हुआ है, लेकिन जब हम ऐसे क लिखेंगे तो इसमें व्यंजन नहीं मिला, क्योंकि क में हम हलंत कर दिए हैं। शुद्ध वाक्य है तो यह गाय का शुद्ध दूध है। यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध एवं मानक रूप है चिन्ह। और दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग विलोम, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला ही प्रश्न है कि परिसीमन का विलोम तो असीमन हो जाएगा। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? असंतोष होगा। अवर का विलोम शब्द प्रवर होगा। प्रवर का विलोम शब्द फिर अवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यही कर लेंगे, प्रवर का अवर का विलोम प्रवर और प्रवर का अवर।
समास का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यास होता है समास का विलोम शब्द। शब्द रचना देखिए, अक्सर आपको ऑप्शन में समास का व्यास भी रहेगा और संक्षेप भी रहेगा, ठीक है। तो हमारा ध्यान अक्सर संक्षेप पर ही जाता है, लेकिन ये गलत है, ये समानार्थी हो जाएगा, विलोम नहीं होगा। समास का विलोम व्यास ही होता है। शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं। वो 4 विधियां कौन सी हैं शब्द रचना के आधार का? तो पहला उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। अतिथि शब्द का विलोम शब्द आतिथेय हो जाएगा। प्रारब्ध का विलोम शब्द अनारब्ध होगा, प्रारब्ध का अनारब्ध। ऋजु का वक्र होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत है, तो वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा? सौमनस्य हो जाएगा। इप्सित शब्द का विलोम बताइए, तो इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। उर्वर शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द बताना है, तो इसका ऊसर हो जाएगा, उर्वर का ऊसर। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से असंगत है, असंगत, तो निर्भीक का सूरवीर नहीं होगा। मुख्य शब्द का विलोम है, तो मुख्य का विलोम गौण होता है। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क हो जाएगा। ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज हो जाएगा। अंदरूनी शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो अंदरूनी का विलोम शब्द बाहरी होगा। अथ का विलोम शब्द इति हो जाएगा। सुलभ का जो है दुर्लभ हो जाएगा। और दोस्तों, ये सब वही प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रश्न आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गलत ना हो। इसको 1-2 बार और अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ के तभी जाइएगा एग्जाम हॉल में, ताकि जो पूछा जा चुका प्रश्न है वो आपसे गलत ना हो। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। जंगम, जंगम का क्या होगा? स्थावर। इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये एकदम अलग सा ही लगता है, जैसे जंगम का स्थावर। अगला प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द, शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं प्रयोग की दृष्टि से। धूसर शब्द का पर्याय है, तो ये गदर्भ है। धूसर मतलब गधा होता है या गर्दभ होता है। कानन का पर्यायवाची बताना है। अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो गया है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है, वन, उपवन, कानन। चंद्रमा का पर्यायवाची देखिए, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, इंदु और रजनीपति। ललना का पर्यायवाची स्त्री। ललना किसका पर्याय है? तो ये स्त्री का पर्याय है। कलश और कुलिश शब्द युग्मक का उपयुक्त अर्थ है। देखिए, कलश है और कुलिश है, तो एक कलश है, इसका अर्थ होता है घड़ा, और कुलिश का अर्थ होता है वज्र। धूमकेतु का पर्यायवाची है। धूमकेतु किसका पर्यायवाची है? तो ये अग्नि का पर्यायवाची है। आप सभी अग्नि का और भी पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा, जैसे हुतासन हो गया, अग्नि हो गया, ज्वाला, जातवेद हो गया, ये सब अग्नि का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष। नदी का पर्यायवाची सरिता। नदी का भी पर्यायवाची आप सभी लोग देख करके जाइएगा। देखना क्या है, अच्छे से याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची तो हो गया सरिता। कठोर के लिए समानार्थक शब्द बताना है, तो कठोर का हो जाएगा परुष। परुष मतलब भी कठोर होता है, और यहाँ पे समानार्थी पर्याय ही बताना था। झपट, झपट मतलब छीनना होता है, इसका समानार्थी हो जाएगा छीनना। सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अली। अली मतलब भ्रमर या भंवरा भी होता है, तो ये समानार्थी शब्द है भ्रमर का, तो भ्रमर का सखी हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, अली हो जाएगा। रात का पर्यायवाची, तो रात का सरवरी, रैन, विभावरी, ठीक है। तो रात का भी पर्यायवाची शब्द आप सभी लोग अच्छे से याद करके ही जाइएगा। केतु, केतु का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो केतु का पर्यायवाची जो है झंडा होता है। झंडा का जो है ध्वज, केतु चिन्ह, निशान भी होता है। जीवन का सही अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो जिंदगी होगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? भूल को तो इसे त्रुटि कहते हैं। किस संबंधित भूल को? सिर्फ भाषा संबंधित भूल को ही त्रुटि कहेंगे। अकिंचन का क्या अर्थ है? तो अकिंचन का अर्थ है कि जिसके पास कुछ ना हो। पथ और पथ्य युग्म का अर्थ है, एक शब्द है पथ और दूसरा शब्द है पथ्य।
इसका अर्थ बताना है। तो जो पथ है वो तो रास्ता हो गया, लेकिन पथ्य तो ये रोगी का भोजन है। उत्कोच शब्द का सही अर्थ बताना है, तो उत्कोच का सही अर्थ हो जाएगा घूस। अंबर का अनेकार्थी शब्द आकाश और कपड़ा होता है। देखिए, कपड़ा मतलब भी अंबर का अर्थ एक कपड़ा होता है और एक आकाश भी होता है। ये अनेकार्थक शब्द हैं। सूचक का समानार्थक शब्द बताना है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा द्योतक। उसका अंबर फट गया में अंबर का अर्थ है तो यहाँ पे कपड़ा। अब देखिए, यहाँ उसका अंबर फट गया, तो ये अनेकार्थक शब्द है। अंबर यहाँ पे हम कपड़ा से लेंगे, ना कि आकाश से लेंगे। और जबकि अंबर का मतलब एक दोहरा अर्थ होता है, एक आकाश भी होता है और एक कपड़ा भी होता है। कपड़ा भी होता है। तुरंग। तुरंग शब्द का अर्थ है तो घोड़ा होता है तुरंग का। सुई का तत्सम रूप बताना है, तो सूची हो जाएगा। सूची तत्सम है और सुई तद्भव है। लज्जा शब्द है तो ये लज्जा तत्सम शब्द है। आप का तत्सम है तो आप का तत्सम हो जाएगा आत्म, और आप क्या है, तद्भव है। बौना का तत्सम, बौना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बताना है, तो बौना का हो जाएगा वामन। शून्य, शून्य का तत्सम रूप बताना है, तो शून्य का तत्सम रूप शून्य होगा। और शून्य क्या है, ये तद्भव है। शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है, तो ये कान्हा जो है तद्भव के शब्द हैं। लेकिन इस भाषा का शब्द है, लेकिन तो ये फारसी भाषा का शब्द है। शंकर शब्द है तो लाठी चार्ज। पहले ये समझ लीजिए आप सभी लोग कि शंकर शब्द किसे कहते हैं। तो ये दो भाषाओं के मेल से जो बना रहता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी एक शब्द हो गया और चार्ज, लाठी जो है हिंदी का शब्द है और चार्ज अंग्रेजी का शब्द है। तो दो शब्दों के दो जो है, क्या कहेंगे इसको, दो भाषा का शब्द है, तो इसे हम लोग संकर शब्द कहेंगे। अगला प्रश्न है कि तहसीलदार, जेल खाना, खून पसीना शब्द है, तो यह भी संकर शब्द है। संकर शब्द के देखिए और भी उदाहरण मिल गए। एक लाठी चार्ज हो गया। तहसील और दार अलग है, तहसील अलग है और दार अलग है। दार जो है फारसी का शब्द है। जेल अलग है और खाना अलग है। खून पसीना ये दो शब्दों को मिला करके बना हुआ है, इसलिए ये संकर शब्द है। कमीज किस भाषा का शब्द है, तो कमीज जो है पुर्तगाली शब्द है। गमला, गमला भी किस भाषा से लिया गया है, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप मतलब निकालने वाले वाला, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा स्वार्थी। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा आधि भौतिक। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो वो है गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। युद्ध करने का इच्छुक, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, तो युत्सु हो जाएगा। फिजूल खर्ची, खर्ची करना बुरी आदत है। रेखांकित शब्द का समानार्थी बताना है, तो फिजूल खर्ची का पर्याय बताना है, तो अपव्यय हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं, उसे अनाहुत कहते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा बुभुक्षा। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बतानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्याशित। आशुभाषण का अर्थ है, तो आशुभाषण का अर्थ है कि किसी विषय पर तत्काल बोलना ही आशुभाषण का अर्थ कहलाता है। आगामी, भावी आगामी का अर्थ है आने, आगे आने वाला। यह शब्द काल बोधक है, किंतु भावी का आशय क्या है, तो भावी का आशय है कि भविष्य में होने वाला। अपढ़, अपढ़ का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो जो पढ़ा न हो। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, तो समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द होता है बड़वा नल। बड़वा नल का मतलब होता है समुद्र में लगी आग। पसीने से उत्पन्न जीव को क्या कहेंगे, स्वेदज कहेंगे। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं, उसे खंडित कहते हैं। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत्ती। गृह बसाकर रहने वाला को क्या कहते हैं, तो गृह बसाकर रहने वाला को गृहस्थ कहते हैं। जिसकी बाह घुटनों तक हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अजान बाहु हो जाएगा। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे समदर्शी कहते हैं। और दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा उसके भेद को भी देखेंगे। तो देखिए प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। किसको अयोगवाह कहा जाता है, तो अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार कौन है, अंग। विसर्ग कौन सा है, तो अह है। अगला प्रश्न है कि कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो कायरता हो जाएगा। ठीक है, वह प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए जो मधुर विशेषण है और इसको हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मधुर में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा भाववाचक संज्ञा मधुरता हो जाएगा। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब किस के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, तो विषय वस्तु के शब्द के रूप में जो है वर्गीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सफेदी शब्द है। क्या है सफेदी शब्द, तो ये भाववाचक संज्ञा है। निजत्व, निजत्व जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, नेपोलियन जो है ये कौन सा संज्ञा है, संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जो नेपोलियन है ये जातिवाचक संज्ञा है। घर, पहाड़ और नदी ये किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घर कहेंगे तो कई सारे घर का बोध हो रहा है, पहाड़ में भी और नदी में भी बहुत सारी नदियां आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तेजाब में कौन सा संज्ञा है, तो तेजाब जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद का संज्ञा भेद बताना है, तो ऊंचाइयां इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है। इस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, तो जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है ये जो है भाववाचक संज्ञा की निर्मित जो है व्यक्तिवाचक से हुई है। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा इस लिंग में प्रयुक्त होता है। इस लिंग की जगह किस रहेगा, किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो ये जो है पुल्लिंग के लिंग हैं। मोटापा भी और बुढ़ापा भी पुल्लिंग शब्द हैं। दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी, तो दान जो है भाववाचक संज्ञा है। श्रीमान शब्द उदाहरण है, तो ये संज्ञा और विशेषण का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा पद बचपन है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में जो लक्ष्मी है इस लक्ष्मी में कौन सा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है, टहलना, तो ये क्रियार्थक संज्ञा है। सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ क्या है, तो ये संज्ञा है। सृष्टि भी संज्ञा है और लखनऊ भी संज्ञा है। बुढ़ापा है तो ये भाववाचक संज्ञा है। मेला शब्द का व्याकरणिक परिचय है, संज्ञा। सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो सौंदर्य हो जाएगा। वह दूध पी रहा है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, वह दूध पी रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। वह दूध पी रहा है, क्या पी रहा है, तो दूध पी रहा है, तो कर्मवाचक भी हो गया। वह महिला क्या कर रही है, में वह क्या है, तो वह जो है सर्वनाम है। अपना क्या है, अपन दिया है, ठीक रास्ते पर है, अपन ठीक रास्ते पर हैं। वाक्य में अशुद्धि है तो ये अपन जो है ये इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किसका बोध कर रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर रहा है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यहाँ पे जो है आप भला तो जग भला, इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह घर मेरा है, वाक्य में रेखांकित पद जो है यह इस क्या है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिसका जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो ये जो का यौगिक रूप है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं, तो 3 पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य, तो दाल में कुछ
काला है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः क्या है? तो ये संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। तो कौन सा वो सर्वनाम है? तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध सूचक सर्वनाम पद कौन सा है? तो जो है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कोई, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा रेखांकित पद का सर्वनाम भेद है। तो आप ही मतलब निज, स्वयं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने साथी से मिल आऊं। इस वाक्य में आप क्या है? तो इस वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष हैं और आदर्श सूचक हैं। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर, ठीक है, किसका उदाहरण है ये? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है नहाकर। अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है तो किसमें है? तो किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। कटवा चुका है मतलब किसी दूसरे से, तो यही प्रेरणार्थक क्रिया है। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। यह सकर्मक क्रिया है। क्या? लेना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है पहली क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह खेल रहा है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया कैसा है? तो ये संयुक्त क्रिया है। वर्षा एकाएक होने लगी, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिगीसा गाती है में क्रिया क्या है? अकर्मक। पता नहीं चल रहा है जिगीसा क्या गा रही। अगर रहता कि जिगीसा गीत गाती है तो वह क्रिया सकर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पे जिगीसा सिर्फ गा ही रही है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक। घोड़ा हिनहिनाता है, यह क्रिया है नाम धातु। द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं तो पढ़ना और खेलना ये दोनों आवश्यक है और वे जो हैं द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? तो हाथ से हथियाना हो गया, ये नाम धातु क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है तो ये है किराएदार को मकान दिखाओ। यह क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। कौन? पीना। एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तो एक कर्मक क्रिया वाला महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखी है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द है तो वह सार्वनामिक विशेषण है। अग्नि का विशेषण है, अग्नि का विशेषण आग्नेय है। क्षेत्रीय में विशेषण कौन सा है? तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। 4 गज मलमल में विशेषण बताना है तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। प्रविशेषण कहते हैं, किसको प्रविशेषण कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को जो है प्रविशेषण कहते हैं। मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? कई, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कई लड़कों की संख्या का बोध करा रहा है। पवित्रता से विशेषण बनेगा पवित्र। प्रविशेषण इस शब्द में है अति सुंदर, तो सुंदर तो विशेषण ही है लेकिन सुंदर का भी विशेषता बता रहा है कि अति सुंदर है, तो यहाँ पे जो है ये विशेषण हो गया। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद है तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य है, यह भूखंड आयताकार है। आयताकार, उसका गुण बता रहा है कि भूखंड कैसा है? तो आयताकार है। अगला प्रश्न है कि इसमें
कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। तो आज उसने कम खाना खाया। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा। तो सुंदर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सुंदरी। चौथा पांचवा विशेषण है तो ये क्रमवाचक विशेषण है। सभागार में बहुत आदमी थे। ये कैसा वाक्य है? तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक वाक्य है। सभागार में बहुत आदमी थे, निश्चय नहीं है ना, अनिश्चित की बात है यहाँ पे। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है तो ये प्यारा जो है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। विशेषण शब्द है क्या? ये निपट। अच्छा शब्द विशेषण के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है। आलस्य शब्द विशेषण है आलसी का। आलसी का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। रेखांकित पदों में विशेषण का भेद है तो इसमें क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें अव्यय बताना है तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय। राम तो पढ़ता है लेकिन किस प्रकार पढ़ता है? तो वो धीरे धीरे पढ़ता है। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी। में जी निपात है तो ये आदर बोधक निपात है। राधिका बहुत तेज चलती है। वाक्य में तेज का पद परिचय होगा तो जो राधिका चलती है, ठीक है चलती है, लेकिन कैसे चलती है? तेज चलती है तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण चलती है, ठीक है, कि विशेषता बता रहा है तेज। उसकी बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हैं। रेखांकित पद किसमें? आगे। रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये समुच्चय बोधक है। आज कल जल्दी अविकारी शब्द हैं तो ये जो है क्रिया विशेषण है। अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि यह अविकारी शब्द है। इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें अनीता राधा से मधुर गाती है। इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है कि अनीता राधा से मधुर गाती है, संबंध दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वाक्य में आए जो भी है तो ये शब्द कैसा है? तो ये निपात हैं। ये सभी भी और तो क्या है? निपात हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन पॉइंट्स को 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। और हिंदी साहित्य सागर पर हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।